आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, कल फतेहपुर के बारे में जो ग्राम पंचायत सरकंडी की 2 दिन जांच चली, उसके समाचार मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रसारित कराया। इधर देश की राजनीति में भारी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि आम आदमी का ज़्यादा लेना देना नहीं रहता, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता का, जहाँ तक समाचार पत्र या जिनके पास टीवी चैनल भी नहीं है, उनको कोई भी खबर प्राप्त नहीं हो पाती। और जिनको ये खबरें प्राप्त होती हैं, शायद वो उनका ज़्यादा विश्लेषण भी नहीं करते, क्योंकि सब अपनी रोजी रोटी की आम दिनों की समस्याओं में व्यस्त रहते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 7 सितंबर को होना है, जिसके लिए एनडीए से सीपी राधारमण और इंडी गठबंधन से बीएस सुदर्शन रेड्डी दोनों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। एनडीए के उम्मीदवार के साथ स्वयं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सहित तमाम मंत्रीगण उनका नामांकन कराने पहुंचे थे। तो आज बीएस सुदर्शन रेड्डी के नामांकन में राहुल गांधी, संजय राउत, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता उनके साथ में थे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये तो अवश्यंभावी था कि इस पद का चुनाव होता। यद्यपि एनडीए ने काफ़ी कोशिशें की थी और काफ़ी प्रयास भी किए कि इसमें सर्वसम्मत से एनडीए के उम्मीदवार का चयन कर लिया जाए, लेकिन राजनीतिक हालातों और अपनी अपनी रणनीतियों के तहत इंडिया गठबंधन इसके लिए राजी नहीं हुआ। और जैसा कि कई दिनों से तमाम मीडिया चैनलों में, सोशल मीडिया में ये खबरें प्रसारित हो रही थी कि चंद्रबाबू नायडू रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीधे संपर्क में। इन खबरों ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बेचैनियां बढ़ा दी थी, और उसका एक तोड़ निकाला गया। तोड़ ये निकाला गया कि गृह मंत्री द्वारा 130वें संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत कर दिया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री 30 दिन से ज़्यादा समय तक किसी आरोप में, जिसकी सज़ा 5 वर्ष से अधिक की हो सकती है, उसमें यदि 30 दिन से अधिक जेल में रहता है तो 31वें दिन वो पद स्वतः खाली घोषित कर दिया जाएगा। राजनीति में शुचिता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बिल बहुत अच्छा है। ऐसा होना भी चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए नियम है कि यदि वो किसी आरोप में जेल जाते हैं और 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन साथियों, राजनीति में कभी कभी उन बातों का महत्व होता है जो कही नहीं जाती, और टाइमिंग का भी बहुत महत्व होता है। मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता में आए हुए 11 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और ये बिल लाने की
ज़रूरत उनको आज ही क्यों पड़ी, ये विचारणीय विषय है। दिल्ली में बैठे मेरे पत्रकार मित्रों, विश्लेषकों से जो मेरी चर्चाएं हुई और जो जानकारियां हुई, उनके पीछे इस बिल लाने का एकमात्र कारण दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, टीवी जगन मोहन रेड्डी और रेवंत रेड्डी को धमकाने के लिए ये बिल लाया गया है। शायद हम में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि केंद्र की वर्तमान सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन पर टिकी हुई सरकार है। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं लोकसभा में। टीवी जगन मोहन रेड्डी के पास 4 सांसद लोकसभा में और 6 सांसद राज्यसभा में। ये संख्या 36 की हो जाती है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से उनको एक, और ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, टीवी जगन मोहन रेड्डी के ऊपर और रेवंत रेड्डी के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चंद्रबाबू नायडू तो एक बार जेल भी जा चुके हैं, ये हम सबको मालूम। और ये बिल उसी कड़ी में एक अहम हिस्सा है। न केवल इन तीनों मंत्रियों, दक्षिण के नेताओं को, वरन अन्य अनेक सांसदों को कि यदि वो पाला बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके लिए एक संदेश भी था, चेतावनी भी थी और एक धमकी भी। यद्यपि विपक्ष के भारी विरोध के बाद इस बिल को जेपीसी को संदर्भित कर दिया गया है, लेकिन शंकाएं अभी भी बराबर बनी हुई हैं। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति का घटनाक्रम भी बहुत तेज़ी से पल पल बदलता रहता है। योगी आदित्यनाथ अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसी का परिणाम था कि जब विधानसभा का विशेष अधिवेशन चल रहा था, उसी समय उत्तर प्रदेश के 40 क्षत्रिय बिरादरी के विधायकों ने एक 5 सितारा होटल में कुटुंब परिवार नाम से एक डिनर का आयोजन किया। एक ही बिरादरी के 40 विधायकों का एक साथ जमा होना और 6-7 घंटे से ज़्यादा वहाँ चर्चा करना, ये भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल पैदा करने वाला था। संभवतः ये योगी आदित्यनाथ की ओर से मोदी और शाह को अप्रत्यक्ष चेतावनी थी कि यदि तुमने हमको टच करने की कोशिश की, हमको अस्थिर करने की कोशिश की, तो परिणाम क्या हो सकते हैं। हमारे दर्शकों को ये भी याद होगा कि कई सालों की राजनीतिक दुश्मनी के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को मुख्यमंत्री ने अपने आवास मिलने के लिए बुलाया, लेकिन शायद उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार इस कुटुंब परिवार की बैठक का विरोध करते नजर आए। कई अवसरों पर तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ाई भी करते नजर आए। बीस तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र, जो पहली बार कैसरगंज से सांसद निर्वाचित किए गए हैं, उनकी मुलाकात अचानक दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से होती है, सपरिवार। जैसा कि हमारे विज्ञ दर्शकगण ये जानते हैं कि एक प्रोटोकॉल है, जब आप प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो आपके साथ अपना कोई कैमरा नहीं होता, बल्कि पीएमओ का जो कैमरामैन 24 घंटे रहता है,
पहली बार वही उस मुलाकात की फ़ोटो खींचता है और उसको संबंधित क्षेत्र के जो लाइजनिंग अफसर होते हैं दिल्ली में, उनको उपलब्ध करा देता है ताकि वो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म में उसको पोस्ट कर सके। उसके पहले जब योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी तो उनकी फ़ोटो प्रदेश के लाइजनिंग अफसर को नहीं दी गई, इसलिए मुलाकात की फ़ोटोएँ सोशल मीडिया में प्रसारित नहीं हो सकी। लेकिन जैसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के ने मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से, तो उनकी फ़ोटोएँ उनको भी दे दी गई और इस प्रदेश के लाइजनिंग अफसर को भी दे दी गई, जिनको सोशल मीडिया में प्रसारित भी कर दिया गया। अब वहाँ क्या बात हुई इसकी जानकारी तो शायद किसी को स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन उसके बाद के घटनाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के की मुलाकात के बाद ब्रजेश पाठक के पास से संदेश आता है नई दिल्ली से कि आप अपने मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए और दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी बात कर लीजिए, जिसके पालन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहले 5 कालीदास रोड जाते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और वहां से निकलकर सीधे 7 कालीदास मार्ग केशव प्रसाद मौर्य के कोठी में पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात 1-2 मिनट नहीं, 10-5 मिनट नहीं, पूरे 45 मिनट चलती है और उसके बाद वो बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं और पत्रकारों द्वारा जब उनसे इस मीटिंग के संबंध में पूछा जाता है तो उसको एक शिष्टाचार भेंट बताते हैं। 2-3 सालों से ब्रजेश पाठक केशव प्रसाद से मिलने कभी नहीं गए, तब उनको शिष्टाचार भेंट करने की शायद याद नहीं रही होगी या उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी होगी, लेकिन दिल्ली के निर्देश पर ये मुलाकातें होती हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और वहाँ से एक सूबा भी छोड़ दिया जाता है कि नवरात्र में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें कुछ नए चेहरों को भी स्थान दिया जाएगा और कुछ छोटे मंत्रियों को प्रमोशन दिया जाएगा और जातीयता के आधार पर भी क्षेत्रीय संतुलन बनाया जाएगा। ये संकेत हैं उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए कि क्या कुछ होने वाला है। अभी तो इस देश को 7 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनावों का इंतज़ार है और फिर उसके बाद तेज़ी से राजनीति का घटनाक्रम बदलने वाला है, क्योंकि उसके बाद शायद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश के भी भाजपा का चुनाव होगा, गुजरात के भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये बहुत सारी बातें 7 सितंबर के बाद सामने आने वाली है। कहने का आशय ये है कि इस राजनीतिक अस्थिरता के युग में, जहां केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा सत्तारूढ़ है और सत्तारूढ़ दल की अंदरूनी कलह इस देश के निवासियों को, इस प्रदेश के निवासियों को भुगतनी पड़ रही, क्योंकि जहां एक और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सारे मंत्री अपनी अपनी कुर्सियां बचाने और दूसरे की कुर्सियां खींचने में लगे हुए हैं, वहीं प्रदेश की नौकरशाही एकदम बेलगाम हो गई है और जनता किस कदर परेशान है, शायद इसका अंदाज़ा न तो मुख्यमंत्री को है और न इस देश के प्रधानमंत्री। साथियों, यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार मेरा पुनः आग्रह है कि फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद उसमें उभरने वाली वो जो घंटी की आकृति होती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल में अपलोड होते ही आपको इसकी सूचना मिल जाए
और आप उसको देख सकें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला।